जी सर, आ रही। ओके ओके ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आउटलाइन कंस्ट्रक्शन। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश एसे का एक ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने आपको एसे के टाइप्स के बारे में बताया था। जी सर। और एसे की जो बेसिक्स है उनके बारे में बताया था। आज से मैंने आपको प्रैक्टिकली इंग्लिश एसे जो है उसके जितने पार्ट्स होते हैं उसको अब हमने प्रैक्टिकली करना है। ठीक है। इंग्लिश एसे को लिखते हुए डिफरेंट उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है आउटलाइन। आउटलाइन के बाद जो इम्पोर्टेंट होती है चीज वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ्स, और उसके बाद लास्ट में इसका होता है कंक्लूजन। ये इंग्लिश ऐसे का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हमने इसको वन बाय वन समझना है। ठीक है। सबसे पहले हमने आउटलाइन को समझना है कि आउटलाइन इंग्लिश एसे में कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, कैसे लिखी जाती है। एग्जामिनर ने यहां से ही डिसाइड करना होता है बच्चे को पास करना है कि फेल करना है। तो आउटलाइन इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट डिटरमिन्स योर सक्सेस एंड फेलियर। इफ योर आउटलाइन इज कैप्टिवेटिंग, आई कैचिंग एंड इंटरेस्टिंग, तो एग्जामिनर आपको वहां से ही पास करने का डिसाइड करता है। एंड इफ योर आउटलाइन इज इनकम्प्लीट, अनइंटरेक्टिव एंड लैक्स कोहेरेंस, तो एग्जामिनर आपको वहां से ही फ्लंक करने का या फेल करने का डिसाइड कर लेता है। तो आउटलाइन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए मैं आपको आउटलाइन जो है वो डिटेल में बताऊंगा। आउटलाइन की जितनी बेसिक्स होती हैं, आउटलाइन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारा कुछ आपको बताऊं। ठीक है। और आउटलाइन के बारे में ये कहा जाता है कि जिस बच्चों को आउटलाइन बनानी आ गई है उसको ऐसे लिखना आ गया है। ठीक है। क्योंकि आपका जो ऐसे का फर्स्ट जो स्टेप होता है, या एग्जामिनर ने जो सबसे पहले चीज आपकी देखनी है वो आपकी आउटलाइन ही है। और अगर आउटलाइन अच्छी होगी तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो लेट्स जी सर। स्टार्ट। व्हाट इज आउटलाइन? अभी मैं आपको आउटलाइन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। आज आपको आउटलाइन के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बॉडी पैराग्राफ के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में आपको कंक्लूजन के बारे में बताया जाएगा कि कंक्लूजन को कैसे लिखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये वन बाय वन आपको समझाई जाएंगी। जी सर, ठीक है। अच्छा, देखो आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन को उर्दू में हम कहते हैं खाका। ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे आप समझ लो कि ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हड्डियों का। ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन। ठीक है। स्केलेटन हमारे अंदर है। ठीक है। उसके अंदर हमारी जितनी भी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां, वो सारी के सारी हमारे अंदर है। हड्डियों के ऊपर जो है हमारा जो है वो गोश्त है, या आप समझ लो कि मांस है, स्किन है, ये सारी सारी जो चीजें हैं ये हमारी हड्डियों के ऊपर है। तो जो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन है। अगर हमारा स्केलेटन ही नहीं होगा तो ऊपर जितनी भी चीजें होंगी वो सब बेकार होंगे। ठीक है। खुदा ना खास्ता आपने अगर किसी को डिसेबल को देखा हो, तो डिसेबल, फर्ज करो कि अगर किसी की टांग ठीक नहीं है, किसी का बाजू ठीक नहीं है, तो उसका जो मसला होता है ना वो आमतौर पर उसके स्केलेटन का होता है, उसकी हड्डियां नहीं ठीक होती।
ठीक है। जैसे खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है, तो पोलियो का जो पेशेंट होता है उसकी हड्डियों हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता, और उसको जो है ना एक सहारे के साथ चलना पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी मिसाल देने का मकसद, आपको बताने का मकसद ये है कि आउटलाइन इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन। अगर आपका स्केलेटन ठीक होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर आप जो कंस्ट्रक्शन करोगे, आप कुछ भी बनाओगे वो ठीक होगा। अगर आपका स्केलेटन ही ठीक नहीं होगा, तो उसके ऊपर आप कुछ जी भी सर। चीज बनाने की आप कोशिश करोगे, तो वो चीज इनइफेक्टिव होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी, वो ठीक नहीं होगी। ठीक है। दूसरी आपको जी एग्जांपल सर। एग्जाम्पल दे के थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन ठीक नहीं होगी, ठीक है, तो बिल्डिंग आप जितनी मर्जी अच्छी बना लो, अगर उसकी फाउंडेशन ठीक नहीं है तो वो आज या कल, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो कोलैप्स हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर उसकी बुनियाद मजबूत है, ठीक है, तो आप अगर ऊपर उसकी जो स्टोरीज हैं, अगर वो थोड़ी सी वीक भी हो जाएंगी, तो वो इमारत, वो बिल्डिंग कभी कोलैप्स नहीं होगी। तो फाउंडेशन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन ऐसे आउटलाइन प्लेज द सेम रोल। आउटलाइन का भी यही फंक्शन है कि आउटलाइन इज समथिंग कि जो आपकी अप्रोच को शो कर रहा होता है कि बच्चे ने किस हद तक टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी आउटलाइन ठीक है, यानी कि आपकी फाउंडेशन ठीक है, तो उसके बाद एग्जामिनर आपके जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं उनको भी जस्ट स्किम थ्रू करता है, वो ऊपर ऊपर से देखता है, तो वो आपको पास कर देता है। ठीक है। तो आउटलाइन जो है वो आपकी एक फाउंडेशन है पूरे के पूरे ऐसे। अच्छा, जी सर। जो आउटलाइन होती है ये बेसिकली आपके पूरे ऐसे को इसने सम अप करना होता है, यानी ए से लेके जेड तक बताना होता है कि आपने उस टॉपिक को एनालाइज किस तरह किया हुआ है। क्या आपका एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव है, या क्या आपका एनालिसिस वीक है। ये सारा कुछ आपकी आउटलाइन शो करती है। ठीक है। आपके आर्गुमेंट्स जितने अच्छे होंगे आउटलाइन में, ऑटोमेटिकली एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसने पैराग्राफ में भी जो है अच्छे तरीके से अपने आर्गुमेंट्स को एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है। तो आउटलाइन जो है ना, ये रिफ्लेक्शन है आपके पूरे के पूरे एस्से का। आप समझ लो कि ये जी सर। आईना है। अगर आपने 2000 वर्ड्स लिखे हुए हैं अपने एस्से में, तो आउटलाइन में पूरा का पूरा वो रिफ्लेक्शन होता है, अक्स होता है। ठीक है। तो आउटलाइन जो है वो जी आपके पूरे का पूरे ऐसे का एक इमेज होता है। तो आउटलाइन जो है वो ये शो करती है कि इस बच्चे ने जो चीज पूछी गई है वो बताई है या नहीं बताई। ठीक है। अच्छा, ये जी जस्ट सर। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है आउटलाइन को समझने के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। पहले मैं आपको एक बेसिक टॉपिक बताऊंगा, फिर थोड़ा सा एडवांस्ड जो टॉपिक है वो आपको बताऊंगा एग्जाम्पल देके। अब देखो, जो आउटलाइन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो स्केलेटन होता है, बेसिकली 4 से 5 चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है। सबसे पहले आउटलाइन में चीज होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि ये बेसिकली हेडिंग होती है। आपकी जो सबसे पहले हेडिंग होती है आउटलाइन में, वो इंट्रोडक्शन की होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होती है वो एक्सटेंशन की होती है। ये बेसिकली हेडिंग होती है, जस्ट डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है ना हेडिंग देनी होती है। लेकिन इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन किस चीज की है? एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि आपके जो आर्गुमेंट्स है आपने उसको थोड़ा सा ओपन अप करना है। ठीक है। अपने आर्गुमेंट्स को डिटेल में लिखना है। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप अपने आर्गुमेंट्स को एक लिस्ट में एक्सप्लेन आप करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपने क्वेश्चन जो है वो पूछा यहाँ पे कि जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग है वो आउटलाइन से पहले आनी है। तो नहीं, पहले नहीं आती। आपने सबसे पहले जो है ना ऊपर आउटलाइन की
जब आपने हेडिंग देनी है तो आउटलाइन के नीचे इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी। ठीक है, जो भी आपने लिखना है, जितना जितनी एक्सप्लेनेशन होगी आउटलाइन की हेडिंग के नीचे होगी। अगर आपने आउटलाइन से पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया तो उसका मतलब ये है कि आउटलाइन इज समथिंग एल्स और इंट्रोडक्शन जो है ना ये कुछ और चीज है। तो जो भी, हाँ, जो भी आपने हेडिंग देनी है, जो भी आर्गुमेंट्स देने हैं आपने, वो आउटलाइन की हेडिंग के नीचे आएंगे। समझ आ गया आपको? ये आपने क्वेश्चन किया। जी सर आ रही। अच्छा, तो जो स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले जब आपने ऊपर आउटलाइन मार्कर के साथ आपने आउटलाइन की हेडिंग देनी है, उसके सामने कॉलन आएगा, नीचे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा आपने उसके अकॉर्डिंग हेडिंग बनानी है। मैं आपको बाद में कुछ टॉपिक्स की एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे एक्सटेंशन की हेडिंग देते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे जो हेडिंग आती है वो भी अगेन टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कॉजेज आ रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जो कि लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं उसमें हम एग्जाम्पल्स की हेडिंग देते हैं। ये बाद में मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके। अभी आपको जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं या एक्सपोजिटरी टॉपिक्स होते हैं, उसमें हम कॉजेज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लिटरेरी या फिलोसॉफिकल होते हैं, उसमें हम एग्जाम्पल्स की जो है ना हेडिंग देते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे सॉल्यूशंस या recommendations। सॉल्यूशंस या recommendations की जो हेडिंग है वो आती है ऐसे टॉपिक्स में कि जो जो इशू बेस्ड टॉपिक्स हैं, जिनमें आप कोई ना कोई इशू डिस्कस कर रही हो। ठीक है, और जो लिटरेरी या फिलोसॉफिकल जो टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर ये हेडिंग नहीं आती। ठीक है, उनकी जो डोमेन होती है वो एग्जाम्पल्स तक की महदूद होती है। ठीक है, और उसके जी बाद सर। आ जाए जो सबसे लास्ट में आपकी हेडिंग होती है वो कंक्लूजन की हेडिंग होती है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। आप कोई भी टॉपिक उठाओगे तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे जो है ना वो केस स्टडीज की भी हेडिंग दे देते हैं, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक आउटलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। सबसे पहले आपने आउटलाइन की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। ठीक है, जो मार्कर है वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, दोनों अलाउड है। आउटलाइन की हेडिंग के बाद ये जितनी मेन हेडिंग्स होंगी ना, ये बेसिकली जो मैंने आपको 5 जो मेजर हेडिंग्स बताई हैं, ये सारी की सारी मार्कर के साथ लिखनी है। इनको बाल पॉइंट के साथ नहीं लिखना। ठीक है, तो जी सर। इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग होगी ये भी मार्कर के साथ, और जितनी भी नेक्स्ट हेडिंग्स होंगी ये सारी मार्कर के साथ होंगे। और इनके अंदर जो आर्गुमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉजेज बता रही हो या इफेक्ट्स बता रही हो, तो वो जो आर्गुमेंट्स होंगे वो आप बाल पॉइंट के साथ लिखेंगे। और जो मेजर हेडिंग्स होंगे जो आप ऊपर लिखेंगे, वो मार्कर के साथ लिखे जाएंगे। तो जी सर ठीक। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है आउटलाइन का। अच्छा, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ कुछ टॉपिक्स की कि जो प्रीवियसली आ चुके हुए हैं सीएसएस में, या पीएमएस में या बाकी कंपेटिटिव एग्जाम्स में। तो उनकी रोशनी में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम जो है ना टॉपिक को डिकोड करते हैं और उसके मुताबिक हम आउटलाइन को बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक टॉपिक आया था सीएसएस में, ग्लोबल वार्मिंग
द द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट, फुल स्टॉप। ये एक टॉपिक है जो आया था सीएसएस में, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। वैसे तो 10 टॉपिक्स होते हैं जिनमें से एक टॉपिक करना होता है। अब फर्ज करो आपने इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, ये टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। अब यहां से आपने एक चीज को अपने माइंड में रखना है कि जो स्टेटमेंट होती है ना, उसको आपने बड़ी गौर के साथ, बड़ी केयरफुली आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी में आपने ये नहीं देखना कि अच्छा जी ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ऐसे आ गया है, तो अब मैं बस जो मुझे ग्लोबल वार्मिंग का आता है अब मैंने इसको लिख देना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना। आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके एक एक लफ्ज को अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो उसके बाद फिर आपने उसकी आउटलाइन बनानी है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो इस स्टेटमेंट में उसने द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक बात की है, उसके बाद उसने लिखा है एंड। अब जब भी एंड आएगा ना किसी भी स्टेटमेंट में, तो आपको ये अपने जहन में रखना है कि जब एंड आ गया इसका मतलब ये है कि आप उसने एक दूसरी बात पूछी है, ठीक है। ही इज आस्किंग समथिंग, समथिंग नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि वो अगली बात पूछ रहा है, कोई डिफरेंट बात पूछ रहा है। अब उसने पहले पूछा कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट है। अब एक बात उसने ये पूछ ली, अब उसके बाद उसने एंड लगाया, तो एंड आ गया इसका मतलब ये है कि अब वो एक और आपसे डिमांड कर रहा है। अब एक और चीज वो आपसे पूछ रहा है। वो क्या चीज पूछ रहा है? द वेज टू काउंटर इट, यानी कि वो सॉल्यूशंस पूछ रहा है। तो इसमें आपने दो बातें बतानी है। एक तो आपने बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट कैसे है, और उसके बाद आपने बताना है कि हम उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं। हम उसको आ, हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस है, कौन से तरीकाकार है, कौन से मेथड्स हैं टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। अब आपने स्टेटमेंट को समझ लिया, ठीक है। अब जब आपने स्टेटमेंट को समझ लिया तो आपने उसकी आउटलाइन जो है ना वो बनाना शुरू कर देनी है। सबसे पहले वैसे ही आउटलाइन की हेडिंग आएगी, उसके सामने कॉलन आएगा, उसी तरीके से नीचे इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी। इंट्रोडक्शन के नीचे अब डायरेक्ट जो है, जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में बताया था कि एक्सटेंशन, यानी कि अब आपने डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आ जाना कि पूछा क्या जा रहा है। अब उसने पहली चीज जो पूछी है वो है द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आपने इस चीज को बताना शुरू कर देना है। अच्छा, अब यहां से एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिफिक टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अ, या रिफोरेस्टेशन है, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक काइंड ऑफ टॉपिक्स होते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने से पहले अच्छी बात यह है कि आप उसको डिफाइन कर दो। उसको थोड़ा सा उसका बेसिक आप कॉन्सेप्ट दे दो कि ये जो चीज है, ये क्या चीज है, ये फिनोमिना क्या चीज है, ठीक है। तो इस केस में चूंकि जी सर। ये चूंकि एक साइंटिफिक टॉपिक है, तो आपकी जो सेकेंडरी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन के बाद, वो होगी अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी बेसिकली आप बताना ये चाह रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो एक फिनोमिना है, ये क्या चीज है, ये होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो सेकेंडरी हेडिंग है उसमें आपने इसको डिफाइन करना है, थोड़ा सा एक ब्रीफ सा पैराग्राफ बना के इसको आपने एक्सप्लेन करना है। यू गेट इट, समझ आई आपको? उसके बाद अब आपने जी डायरेक्ट, सर, समझ गए। हाँ उसके बाद आपने डायरेक्ट जो है, अब आपने ऐसे की स्टेटमेंट के ऊपर आ जाना है। अब ऐसे की स्टेटमेंट है द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने जो हेडिंग्स बनानी है, कोशिश करो कि सेम वर्ड्स आपने वही पिकअप करने हैं जो कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में यूज हुए हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि जो चीज मैंने पूछी है बच्चे से, बच्चे ने वही बताया है।
और इसका फायदा ये होगा कि आप टॉपिक से डिविएट भी नहीं होगे। ठीक है। तो आपकी जो जी सर। थर्ड हेडिंग होगी वो आपकी डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है जो पूछी गई है वहां से ही आपने वर्ड जो है ना वो पिक कर लेने हैं। जैसे हाउ ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसे कर लेते हैं, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है। या मैनकाइंड भी हो सकता है, या आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, हाउ हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट। ठीक है। तो हमने जो स्टेटमेंट में पूछा गया है अब हमने वो बताना है, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, या हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट, जितना उसने पूछा। अब इसमें आपके आर्गुमेंट्स आएंगे, जो चीज आपसे पूछी गई है उसके आर्गुमेंट्स अब आपने यहाँ पे देने हैं, और कोशिश करनी है कि जो चीज पूछी गई है उसके आर्गुमेंट्स ज्यादा आएंगे। ठीक है। अब आर्गुमेंट्स आपने जी कैसे देने सर। हैं? आर्गुमेंट्स आपने देने हैं ए, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरीके से सी ए बी सी डी ई एफ, जितने आपके पास आर्गुमेंट्स है वो आपने यहाँ पे लिस्ट लिस्ट डाउन करने हैं। ठीक है। आपने उसको वन बाय वन लिखना है। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप बताएंगे, अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप बताएंगे कि ये कैसे थ्रेट है, तो आप बताएंगे जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, जैसे फ्लड्स हैं, हरिकेन्स हैं, स्टॉर्म्स हैं। ठीक है। फिर आप बताएंगी कि वाटर क्राइसिस जो है ना इमर्ज हो रहा है, ये आपका दूसरा आर्गुमेंट है। ठीक है। फिर तीसरा आर्गुमेंट आप ये दे सकते हैं कि हीट वेव्स की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली उसकी अब बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना ये थ्रेट कैसे है। तो बेसिकली जितने उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे वन बाय वन आप उनको लिखेंगे। अब लिखने का तरीका क्या होता है, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, या तो आप सेंटेंस में लिख सकती हैं, वो भी ठीक है, कुछ लोग फ्रेजेस में लिख लेते हैं। तो ये दोनों तरीकाकार जो है ना ठीक है। जो ज्यादा बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि आप सेंटेंस में ही आर्गुमेंट्स को लिखो। उसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर जो है ना जब आपके आउटलाइन को पढ़ रहा है तो वो वहां से ही एक पूरे कॉन्सेप्ट को समझ ले कि इस बच्चे ने आर्गुमेंट में बात क्या करनी है। ठीक है। उसकी आसानी के लिए, ताकि वो यहाँ से ही समझ जाए कि आपने इस पैराग्राफ को जब एक्सप्लेन करना है तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो सेंटेंस में जब आप लिखते हो तो उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो वो थोड़ा सा निस्बतन एक बेहतर बेहतर मेथड है। ठीक है। लेकिन जी दोनों ही वैलिड है। आप फ्रेजेस में भी लिख सकते हैं, आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। तो जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो सेंटेंस में लिखना होता है। तो इस तरीके से आपने वन बाय वन आर्गुमेंट्स देने हैं। ठीक है। अब एक चीज आपने कवर कर लिया है। ठीक है। मेरी बात आपने बड़ी ध्यान से सुननी है। अब स्टेटमेंट जो आपसे पूछी गई है आपने उसका पहला जो पार्ट है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो अगली बात उसने पूछी है वो ये पूछी है, द वेज टू काउंटर इट। तो जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी फोर्थ, वो यहां से ही निकलेगी कि हाउ कैन वी काउंटर द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब यहां भी उसी तरीके से A B C D जितने आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, अब यहाँ पे उसके सोल्यूशन बताएंगे। अब जो चीज आपसे पूछी गई है मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके आर्गुमेंट्स ज्यादा होते हैं। अब थ्रेट्स भी पूछे गए हैं, सोल्यूशंस भी पूछे गए हैं, तो ये दोनों के आर्गुमेंट्स ज्यादा ही होंगे। यानी कोशिश करनी चाहिए कि छह छह आर्गुमेंट्स दोनों में आने चाहिए। ठीक है। तो जब आप सोल्यूशंस दे देंगे, फर्स्ट पर्सन ऐसे में यूज करे थे, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने क्वेश्चन किया है कि आई वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे में ये अलाउ नहीं है। ठीक है। हमेशा आपने थर्ड पर्सन को ही यूज करना है। आई वी इज सर, ये स्ट्रिक्ट। हेडिंग में लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी काउंटर जी।
नहीं, कहाँ लिखा हुआ है हाउ कैन? ओ सॉरी, ये गलती से लिखा गया। ये गलती से लिखा गया, एक सेकंड। हाउ कैन, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हाउ कैन द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बी काउंटर्ड? तो ऐसे इसकी जो है ना स्टेटमेंट थोड़ी सी हम चेंज कर, हाउ कैन द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बी काउंटर्ड, यानी कि जो थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है कैसे काउंटर की जा सकती है। तो जो आई और वी है ना, वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है, बिल्कुल आपने यूज नहीं करना उसको। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आपसे पूछी गई है कि हम उसको काउंटर कर कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी आपके जितने आर्गुमेंट्स आपके पास हैं आप वो यहाँ पे वन बाय वन आप उसको बताएंगे। जब आप इसको भी बता चुकी होंगी, तो जो लास्ट आपकी हेडिंग होगी वो कंक्लूजन की होगी। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि आउटलाइन को आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना, समझ आ गया। और मैंने आपको एक यस सर। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, समझ आ गई। हाँ। अब एक और चीज मैं आपको एक और टॉपिक से बताता हूँ, डिफरेंट टॉपिक से आपको जो है ना समझाता हूँ, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अब मिसाल के तौर पर एक और टॉपिक ले लेते हैं, ये भी सीएसएस में आया था। ये सीएसएस में टॉपिक आया था इंग्लिश ऐसे में, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आई थिंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करते हो, जब आप ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर आप फोकस करते हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। अब यहाँ पे भी उसने एंड का लफ्ज यूज किया हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एंड स्टेटमेंट में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि दो चीजें बेटा आपसे पूछी जा रही हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है। ठीक है। अब यहाँ पे भी उसने दो बातें पूछ ली हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना ये होगी। अब इसको हम कैसे जी सर। डिकोड करेंगे? हम इसकी जो आउटलाइन है वो ऐसे बनाएंगे, आउटलाइन, हम हेडिंग देंगे, नीचे हमारी जो पहली हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की आ जाएगी। उसके बाद अब ये कोई साइंटिफिक टॉपिक तो है कोई नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक टॉपिक्स होंगे ना, सिर्फ आपने उसको डिफाइन करना है अपनी दूसरी हेडिंग में। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन अगर आप करना चाह रही हो तो आप कर भी सकती हो, अगर आप नहीं भी करती तो कोई बात नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रही हो तो वो भी ठीक है। अब कुछ लोग इसको डिफाइन कर भी देते हैं, तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाह रही हैं तो आप इस तरीके से इसको लिख सकती हैं, डिफाइनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यूएन। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने ना ह्यूमन डेवलपमेंट की एक पूरी डेफिनेशन दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको थोड़ा बहुत आप ना एक्सप्लेन कर सकती हैं, अगर आप करना चाह रही हैं। जो नंबर 3 पे आपकी हेडिंग आएगी वो डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड होगी। ठीक है। तो आप टॉपिक इस तरीके से आप हेडिंग दे सकती हैं, फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का मकसद ये होता है कि लोगों को आपने एजुकेशन देनी है, स्किल्ड एजुकेशन देनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, पॉलिटिकल फ्रीडम देनी है। ठीक है, आपने उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है ना उसको इंश्योर करना है ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। ठीक है, तो फिर आपने सिक्योरिटी देनी है, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली आपने जो है ना एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है अपने सिटीजन्स को। तो ये सारी चीजें जो है ना ये ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती हैं। तो इसमें आप वन बाय वन आप उसको बता सकती हैं। अच्छा, अब उसने जो नेक्स्ट बात पूछी है वो ये पूछी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक किया है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। यानी कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, आप लोगों को एजुकेशन देते हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, आप उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो उसका जो फायदा होता है इकोनॉमी को होता है। आपकी आपके जो शहरी हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है जितनी एजुकेटेड होगी, जितनी हेल्दी होगी, उसका फायदा आपकी इकोनॉमी को होगा। तो वो पूछना ये चाह रहा है। तो आपकी जो फोर्थ हेडिंग होगी वो ये होगी कि हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है वो कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। तो इसमें भी आप ABCD जितने आपके पास आर्गुमेंट्स वो आप देंगी कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। एजुकेटेड सिटीजन्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है। ठीक है, एजुकेटेड अगर विमेन होंगी, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पढ़ी लिखी खवातीन जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर होता ही है कि जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे तो लोग जो है ना वो क्राइम की तरफ कम जाएंगे। जैसे आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देख लें कि वहां पे लोगों को शऊर है। ठीक है, और शऊर होने की वजह से लोग जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ कम जाते हैं और वो बच जाते हैं। ठीक है, अब हमारे मुल्क में लोगों को साइबर क्राइम का नहीं पता। ठीक है, इन चीजों का नहीं पता जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उसका फायदा जो है वो लोगों को होता है। ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जो इकोनॉमिक फ्रेंडली होती हैं। ठीक है, तो ये आप तमाम जो है ना यहाँ पे आर्गुमेंट्स देंगे वन बाय वन, और आप दोनों को लिंक करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट को आप लिंक करेंगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। तो इसमें आप आर्गुमेंट्स देंगे, आपके पास 6 आर्गुमेंट्स है तो आप 6 देंगे, 7 है तो 7 देंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ आपकी हेडिंग आ जाएगी वो आप इसमें ये भी ऐड कर सकती हैं केस स्टडीज। ठीक है, यानी एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज वेयर ह्यूमन डेवलपमेंट लेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे कि वो कौन से कंट्रीज हैं कि जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई। तो इसमें आप चाइना की बात कर सकती हैं, आप साउथ कोरिया की बात कर सकती हैं, आप जापान की बात कर सकती हैं, आप मलेशिया की बात कर सकती हैं, आप अमेरिका की बात कर सकती हैं, आप जर्मनी की बात कर सकती हैं। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, अपने आर्गुमेंट को आप जस्टिफाई कर रही हैं। अब पिछले आर्गुमेंट्स में आपने बातें तो सारी कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपने उन कंट्रीज की एग्जांपल्स देनी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। आप चाइना की बात कर सकती हैं। आपको पता है ना कि चाइना में स्किल्ड एजुकेशन की वजह से आप देखें कि वहाँ पे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे इकोनॉमी उनकी कितनी तेजी के साथ तरक्की कर गई है। ठीक, चाइना जी में सर। 10 सालों में चाइना में 10 सालों में 100 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है, 100 मिलियन लोग वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्ड एजुकेशन। लोगों के पास स्किल्ड एजुकेशन आई, वहां पे इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई,
जब इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गई। जब एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गई तो वहां पे जो पॉवर्टी है वो खत्म होना शुरू हो गई। इसी तरीके से साउथ कोरिया है, यूएसए है, काफी ज्यादा एग्जांपल्स है। और लास्ट में आपकी जो आ जाएगी हेडिंग, वो कंक्लूजन की आ गई। तो ये आपकी आउटलाइन है। इस तरीके से आपने आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट करना है, और इस तरीके से आपने टॉपिक को डिकोड करके जो आपसे चीज पूछी गई है आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। समझ आ गई आपको बात? किसी किस्म की जी कोई सर। कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। नो सर, समझ आ गई। हाँ। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आउटलाइन आपने बना ली है, आउटलाइन आपने कंस्ट्रक्ट कर ली है, तो उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन के शुरू में लिखते हैं, दरमियान में लिखते हैं या आखिर में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है। जो पंचिंग लाइंस होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो जो आउटलाइन है, ठीक ये जब आप बना लेते हो तो आपका आधा काम जो है ना वो यहाँ पे हो जाता है। एग्जामिनर ने आउटलाइन पढ़ने के बाद आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। जिस बच्चे की ये दो चीजें अच्छी होती है ना, एग्जामिनर उनको